Good morning, 12th class students. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, today we are going to discuss a very important question from your history book, chapter 12th. क्वेश्चन है बेटा कि 19वीं सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन सी थी, कि कौन कौन सी उस समय वर्रिज थी, कौन कौन सी परेशानियां थी जो कि नगर नियोजन को प्रभावित कर रही थी। फर्स्ट है बेटा कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेज लगातार किसी अन्य विद्रोह की आशंका में रहने लगे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद अंग्रेज भी इस बात से चिंतित थे कि कहीं दोबारा से कोई इस तरह का विद्रोह उठ खड़ा हो। उन्हें लगता था कि शहरों की और अच्छी तरह रक्षा करनी ज़रूरी है, कि शहरों की सिक्योरिटी और मजबूत होनी चाहिए और अंग्रेज़ों को देशियों मीन्स इंडियंस के खतरे से दूर सुरक्षित तथा पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। उनका ये मानना था कि अलग जो पृथक जो बस्तियाँ हैं, पृथक होता है कि अलग अलग बस्तियाँ होनी चाहिए अंग्रेज़ों के लिए, गोरे लोगों के लिए। अतः पुराने कस्बों के इर्द गिर्द चरागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की सिक्योरिटी में चूक ना हो। सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। तो शहरों के अंदर कुछ अलग कॉलोनी विकसित की गई जिसको सिविल लाइन कहा जा सकता है या कहा जाता था। इन इलाकों में केवल गोरों को बसाया जाता था। गोरे मतलब जो लोग ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे, अंग्रेज थे, उनको ही वहाँ पर बसाया जाता था। नेक्स्ट है कि छावनियों को भी सुरक्षित, छावनी जहाँ पर सैनिक रुकते थे, छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों पर विकसित किया गया। छावनियों में यूरोपियों के अधीन भारतीय सैनिक तैनात किए गए। इसका मतलब जो ऑफिसर होते थे, अधिकारी होते थे, वो यूरोपियन होते थे मोस्टली। ये इलाके मुख्य शहर से अलग होते थे परंतु शहर से जुड़े होते थे। चौड़ी सड़कें, बड़े बगीचों में बने बंगलों, बैरकों, परेड मैदान और चर्च आदि से लैस होते थे ये छावनी इलाके जिसको बोलते हैं। छावनियाँ यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गई थी। यहाँ पर अपने आप को वो सिक्योर रियलाइज करते थे। साथ ही वे अव्यवस्थित भारतीय कस्बों के विपरीत व्यवस्थित शहरी जीवन का एक नमूना भी थी, एक सिंबल था सिस्टमेटिक जो अर्बनाइजेशन है उसका। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों की जो दृष्टि थी, अंग्रेज़ों का जो दृष्टिकोण था, जो उनका नज़रिया था, जो उनकी सोच थी, वो ये थी कि जो ब्लैक टाउन है जहाँ पर केवल इंडियन रहते हैं, वो अराजकता और उपद्रव का केंद्र थे, कि वहाँ पर अराजकता यानी एनार्की बनी रहती है। और ये जो ब्लैक टाउन है यह गंदगी और बीमारी का स्रोत भी है, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि काफ़ी समय तक अंग्रेजों की रुचि गोरों की बस्तियों में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने तक ही सीमित रही, कि केवल जो गोरे लोग रहते हैं उन्हीं बस्तियों में सफाई की जाए, स्वच्छता अपनाई जाए। परंतु जब महामारियां फैली बीच बीच में, चाहे वह हैजा रहा हो या प्लेग रहा हो, तो ऐसी बीमारियों से वो चिंतित हो गए। उनको लगा कि ये जो बीमारियां हैं इस तरह की जो महामारी का रूप धारण कर सकती हैं और जो ब्लैक टाउन से जो गोरे लोगों की जो कॉलोनी है उनमें भी ये बीमारी आ सकती है। जिस तरह कोरोना चल रहा है तो कोरोना किसी नस्ल को नहीं देखता है, किसी जाति या धर्म को नहीं देखता है, तो ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। तो इस चीज़ से वो भी डरे हुए थे। परंतु जब हैजा और प्लेग जैसी महामारियां फैली और हज़ारों लोग मारे गए तो औपनिवेशिक अधिकारियों को स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत महसूस हुई। उन्हें भय था कि कहीं ये बीमारियां ब्लैक टाउन से वाइट टाउन में ना फैल जाएं, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता था। अतः 1860-70 के दशकों से साफ सफाई के लिए कड़े प्रशासकीय उपाय लागू किए गए। भारतीय शहरों में निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। लगभग इसी समय भूमिगत पाइप आधारित, भूमिगत होती है अंडरग्राउंड, जलापूर्ति, निकासी और नाली व्यवस्था भी अपनाई गई। तो कब शुरुआत हुई इसकी? लगभग 60 और 70 के दशक से अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन के माध्यम से चाहे पानी की सप्लाई है या फिर ड्रेनेज सिस्टम है उसको एडॉप्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। इस प्रकार भारतीय शहरों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। अब स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया सरकार ने। अंग्रेज अग्नि की घटनाओं से भी चिंतित थे।
तो उनको लगता था कि अग्नि उनके लिए विनाशकारी हो सकती है, कभी भी एक बस्ती से दूसरी बस्ती में अग्नि जा सकती है और उनको अपने लपेटे में ले सकती है। तो उन्होंने क्या किया है कि अपने आसपास के जो इलाके थे उनको खाली करवाया, खासकर जो घास फूस की झोपड़ियाँ होते थे, कच्चे मकान होते थे, उनको वहाँ से खाली करवाया और पक्के मकान बनाने पर जोर दिया। अंग्रेज अग्नि की घटनाओं से चिंतित होते थे या रहते थे। इसी आशंका के कारण 1836 में, डेट याद रखनी है, कलकत्ता में घास फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। साथ ही मकानों में ईंटों की छत अनिवार्य कर दी गई कि जो मकानों की छत जो घास फूस की बनती थी, अब उसके स्थान पर ईंटों का प्रयोग कंपलसरी कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि औपनिवेशिक शासक अपनी भारतीय प्रजा पर अपनी शक्ति की श्रेष्ठता की धाक जमाना चाहते थे, यानी अपनी जो सुपीरियरिटी थी उसको प्रूव करना चाहते थे। अतः गौरी बस्तियों में भवन निर्माण का कार्य यूरोपीय स्थापत्य शैलियों के अनुसार किया गया। तो जो आर्किटेक्चर था उसकी जो स्टाइल होती थी वो यूरोपियन स्टाइल थी, ताकि भारतीयों के ऊपर अपनी जो श्रेष्ठता, अपनी जो सुपीरियरिटी है उसको वो प्रूव कर सकें, उसको लोगों को दिखा सकें, शो करने के लिए यूरोपीय शैली को उन्होंने प्रमोट किया, प्रोत्साहन दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ आया होगा। आपको ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है और अच्छे से इसको लर्न भी करना है। आदरणीय अभिभावक से भी मेरी ये विनती है कि वे होमवर्क करने में बच्चों की मदद करें और समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।